नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत हिंद यूनान और शक वंश। इससे पहले हमने शुंग और सातवाहन वंश पढ़ लिया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में हम दो प्रकार के राजवंश पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं देशी मूल के राजवंश और दूसरे पढ़ते हैं विदेशी मूल के। तो देशी मूल की यदि बात करें तो इसमें शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी आता है। तो हमने शुंग और सातवाहन वंश पढ़ लिया है। और विदेशी मूल की बात करें तो इसमें हिंदू यूनान, शक, पल्लव और कुषाण, ये चार वंश हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदू यूनान और शक वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। पल्लव वंश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है एमपी के इतिहास से, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो विदेशी मूल के राजवंश हैं ये बेसिकली चाइना की ओर आगे बढ़ रहे थे। इनका चाइना जाने का प्लान था, लेकिन कुछ कारणवश ये चाइना में प्रवेश नहीं कर पाए। तो उसके बाद इन्होंने भारत की ओर प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया और ये भारत में बस गए। इनका जो आने का क्रम यही है जो मैंने बताया आपको। हिंद यूनान, इसके बाद शक आए, फिर पल्लव आए और अंत में कुषाण। तो एक के बाद ही एक भारत में प्रवेश करते गए और शासन किया। इन्होंने शासन किया है भारत में कई क्षेत्रों में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हिंद यूनान के बारे में कि इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद शक वंश के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कहाँ इनका शासन रहा। इसके बाद इनके दो वंश थे, उनके बारे में जानेंगे, क्षयरात और कार्दमक वंश। तो क्षयरात और कार्दमक वंश के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पढ़ेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंद यूनान के बारे में। देखिए, जो हिंद यूनान के शासक थे मेनेंडर और कुछ अन्य शासक, तो उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं बालाघाट से। बस यही प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी जो हिंद यूनान शासक थे उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं बालाघाट से। इसके अलावा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि उनके कुछ आक्रमण के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन इन सभी के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने यहाँ पे शासन किया है। तो बेसिकली हिंद यूनान जो शासक थे उन्होंने एमपी में शासन किया है, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, बस उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिंदू यूनानी शासक थे, जो उनका नाम था मेनेंडर या कुछ अन्य यूनानी शासक, तो उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर है बालाघाट। बालाघाट से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके बाद दूसरे जो शासक थे शक वंश। तो बेसिकली जो हिंदू यूनानी शासक थे इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया है और उनके शासन के समाप्त होने के बाद इनके पीछे शक वंश ने शासन अपना आरंभ किया है। यानी हिंदू यूनानियों के शासन के समाप्ति के बाद शक वंश ने अपना शासन स्थापित किया। ठीक, और उन्होंने भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में शासन किया है। ठीक है, चलिए अब शक वंश की बात करें तो इन्हें सीथियन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीथियन किसे कहते हैं। मध्य एशिया की बर्बर जनजाति के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, यानी मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ से बर्बर जनजाति वहाँ पे होती है, वहाँ से ये आए हैं। इसके बाद शक नरेशों ने क्षत्रपों यानी उनके जो शासक थे के माध्यम से शासन किया है। तो शक नरेश थे, तो उन्होंने अपने शासकों के माध्यम से एमपी में शासन किया। चीन के पश्चिम से भारत में बसे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि चाइना जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से चाइना में प्रवेश नहीं कर पाए, तो चाइना के पश्चिमी भाग से वापस लौटे और इन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो चाइना के पश्चिमी भाग से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो आप समझ पा रहे हैं क्या इसका लॉजिक है। भारत में पंजाब, मथुरा, उज्जैन। देखिए, जो शक थे इनकी भारत में लगभग 4 से 5 शाखाएं थीं। तो उसमें मुख्य की बात करें तो पंजाब, मथुरा, उज्जैन, यहाँ पर इन्होंने शासन किया है। तो उज्जैन जो है हमारा एमपी का पार्ट है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने उज्जैन में शासन किया। इसके बाद मोस और ओजस जो राजा थे इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इन सिक्कों को इंदौर के स्वर्गीय अडवाणी जी ने अपने संग्रह में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इनके संग्रह में ये अभी भी रखे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो शक वंश है इसके दो राजवंश हुए हैं, क्षयरात और कार्दमक वंश। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्षयरात वंश है, इसके दो शासक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, भूमक और नहपान। तो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो भूमक और नहपान है इनका शक वंश की कौन सी शाखा से इनका संबंध रहा है। तो इनका क्षयरात शाखा से इनका संबंध है। इसके बाद देखें, भूमक की बात करें तो भूमक के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होती है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त सिक्कों से होती है।
जो सिक्के हैं उनसे इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भूमक के बारे में जानकारी सिक्कों से होती है और सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा है नहपान, इनके सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। तो शिवपुरी में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, यानी इनका संबंध शिवपुरी से भी रहा होगा। इसके बाद देखिए जो नहपान है, इनका युद्ध गौतमी पुत्र शतकर्णी से हुआ था, जिसमें नहपान की हार हुई। और गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है, इन्होंने इनके सिक्के यानी जो नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं, तो उन सिक्कों को इन्होंने पुनः ढलवाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नहपान के सिक्के किसने पुनः ढलवाए थे, पुनः उनको यूज़ किया था। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने किसके सिक्के पुनः ढलवाए थे। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार से देखें। इसके बाद नहपान जो है, इनके नाम के बारे में जाना जाए तो इनके नाम को जैन साहित्य में नरवाहन कहा गया है। और एक बुक है पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी, इसमें इन्हें नेमेनस नाम से बोला गया है। ठीक है, तो नरवाहन को किस बुक में या किस जैन साहित्य में इन्हें किस नाम से जाना गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो वंश रहा है वो है कार्दमक वंश, शक वंश की दूसरी शाखा। इसकी स्थापना यशोमिति ने इसकी स्थापना करी है, वही क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी चष्टन हुए। चष्टन ने उज्जैन में शासन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चष्टन किसके उत्तराधिकारी थे और इन्होंने कहाँ पर शासन किया है। अब देखिए जो चष्टन है, इनके शासन के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये एक अंधो अभिलेख है। अंधो अभिलेख, यहाँ से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अनुसार इन्होंने कच्छ तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में शासन किया है। यानी कच्छ का क्षेत्र है समीपवर्ती, एमपी में आता है, तो एमपी और गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शासन किया है। और इनके सिक्के जो हैं वो उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं, यानी इनका शासन शिवपुरी और उज्जैन में रहा होगा। इसके बाद चष्टन जो है, इसके बाद रुद्रदामन राजा हुए और इन्हें सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। इसका कारण ये है कि जब नहपान और शतकर्णी का युद्ध हुआ था तो शतकर्णी ने नहपान से काफ़ी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए थे। तो रुद्रदामन ने उन कब्जे में लिए क्षेत्रों को वापस लिया, उन्होंने बदला लिया। आप समझ पा रहे हैं, जो नहपान युद्ध में क्षेत्र हार गए थे, रुद्रदामन ने उन क्षेत्रों को वापस लिया शतकर्णी से, इसलिए उन्हें सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। इसके बाद संस्कृत के महान ज्ञाता थे, काफ़ी विद्वान राजा थे ये, संस्कृत में काफ़ी पारंगत थे। इसके बाद सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि इसका झील का दोबारा से निर्माण करवाया, इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। समझ पा रहे हैं आप? जो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एमपी में तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए। तो चांदी के सिक्के और तिथि युक्त चांदी के सिक्के किसने चलवाए हैं, तो उसका आंसर है रुद्रदामन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शक वंश के किस राजा ने चांदी के सिक्के चलवाए, तिथि युक्त। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले राजा आपके रुद्र सिंह तृतीय हुए। अब इन्हें गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य ने इन्हें हराया और अपने साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो रुद्र सिंह बेसिकली गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गए। जो आपका शक वंश है वो गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गया। तो बेसिकली ये लोग चाइना के पश्चिमी भाग से भारत में आए। इन्होंने भारत में पंजाब, मथुरा, उज्जैन में शासन किया और अंत में गुप्त साम्राज्य में ये शामिल हो गए। इस प्रकार से आज हमने शक वंश पढ़ा है और आगे हम कुषाण वंश पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएँ। और इसके साथ ही हम भूगोल भी शुरू करने वाले हैं। हमने विश्व भूगोल के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमने भारतीय भूगोल अभी शुरू नहीं किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो भारतीय भूगोल का होगा और साथ में एमपी का इतिहास भी चलता रहेगा। तो आप सभी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।